इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात, आखिर ये कंप्यूटर है क्या? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो दस्तावेज कहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों यानी प्रोग्राम के आधार पर डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें उपयोगी सूचना या परिणाम देता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हाँ, और इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी शामिल होते हैं। और हाँ, ये कंप्यूटर शब्द, इसकी जड़ें अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द में है, जिसका मतलब है गणना करना। सही, गणना करने वाली मशीन। तो चलिए इस इतिहास की परतें खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? क्या ये सब कुछ पिछली सदी की बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यात्रा बहुत बहुत पहले शुरू होती है, जितना ज्यादातर लोग सोचते हो उससे भी पहले। हमारे सोर्स के अनुसार इसकी शुरुआत लगभग 2400 ईसा पूर्व में एबेकस से होती है। एबेकस? अरे हाँ, वो लकड़ी का फ्रेम जिसमें रंगीन मोती होते थे, जिनको ऊपर नीचे करते थे। स्कूलों में देखा है। पर क्या ये सचमुच कंप्यूटर का पूर्वज है? एक तरह से हाँ, ये गणना करने का पहला महत्वपूर्ण उपकरण था। स्रोत बताता है कि इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ये मूल रूप से छड़ों पर पिरोए मोतियों का एक फ्रेम था। अच्छा। जिसका इस्तेमाल जोड़, घटाव, गुणा, भाग मतलब बेसिक गणित के लिए होता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। चीन, रूस, जापान जैसे कई हिस्सों में आज भी इस्तेमाल होता है। सच में हजारों साल बाद भी? हाँ, ये इसकी सादगी और उपयोगिता का प्रमाण है। वाकई। अच्छा, एबेकस के बाद क्या हुआ? क्या विकास की रफ्तार धीमी थी? काफी समय तक तो गणना के तरीके सरल ही रहे। फिर एक बड़ी छलांग लगती है 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। ओके। दस्तावेज में जॉन नेपियर का जिक्र है। 1550 से 1617 उन्होंने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। नेपियर बोन्स? ये क्या था? ये हाथ से चलाने वाला गणना उपकरण था। इसकी खास बात ये थी कि ये दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करने वाली पहली मशीनों में से एक थी। अच्छा, डेसिमल पॉइंट। हाँ, नेपियर ने इसे बनाने के लिए हाथी दांत की पट्टियों का इस्तेमाल किया था, जिन पर अंक लिखे होते थे। उन्हें खास तरीके से जमा कर गुणा भाग जैसी गणनाएं की जा सकती थी। तो मतलब अब गणना सिर्फ उंगलियों या मोतियों पर नहीं, लोग ज्यादा व्यवस्थित मैकेनिकल तरीके ढूंढ रहे थे। बिल्कुल सही। ये मैकेनिकल सहायता की ओर एक कदम था। और फिर आया एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव, ब्लेस पास्कल का पैस्कलाइन। पैस्कलाइन, हाँ, ये नाम सुना है। दस्तावेज बताता है कि इसका आविष्कार 1642 और 1644 के बीच हुआ था। इसे अक्सर पहला मैकेनिकल और यहाँ तक कि स्वचालित कैलकुलेटर माना जाता है। स्वचालित मतलब खुद से सोचता था? नहीं, सोच तो नहीं सकता था, पर स्वचालित का मतलब है कि एक बार नंबर डायल करने के बाद अंदर के पहिए और गियर खुद ही जोड़ या घटाव कर देते थे। अच्छा, मतलब अमलिया खुद होती थी? हाँ, आपको हर कदम खुद नहीं उठाना पड़ता था जैसे अबैकस में। ये एक लकड़ी के बक्से जैसा था जिसमें डायल करने के लिए पहिए लगे थे। हालांकि ये मुख्य रूप से जोड़ने और घटाने तक ही सीमित था। ओके। यहीं पर दस्तावेज 1624 की विल्हेम शिकार्ड की कैलकुलेटिंग क्लॉक का भी जिक्र करता है। वो भी एक शुरुआती मैकेनिकल कैलकुलेटर था, शायद थोड़ा कम मशहूर। समझ गया। तो पैस्कलाइन ने गणना थोड़ी आसान की, पर सीमाएं थीं। गुणा भाग का क्या? हाँ, बिल्कुल। लगभग 30 साल बाद 1673 में जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रेड विल्हेम लाइबनिज ने स्टेप्ड रेकनर बनाया। स्टेप्ड रेकनर? हाँ, ये पास्कलाइन से एक कदम आगे था। ये न सिर्फ जोड़ घटाओ बल्कि गुणा और भाग भी कर सकता था और वर्गमूल भी निकाल सकता था। अरे वाह! ये उस समय का एक उन्नत डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। लाइबनिज के खास स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म पर आधारित था। डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर सुनने में कितना दिलचस्प है। लेकिन अब हम उस नाम पर आते हैं जिसे अक्सर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज। उनका क्या योगदान रहा? चार्ल्स बैबेज, हाँ, वो वाकई एक दूरदर्शी थे। दस्तावेज उनके दो प्रमुख आविष्कारों पर रोशनी डालता है। पहला था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन? हाँ, जिसे उन्होंने 1820 के दशक में डिजाइन किया था। ये एक विशाल जटिल मैकेनिकल मशीन थी। भाप की शक्ति से चलाने की योजना थी। भाप से चलने वाला कंप्यूटर? ये तो कमाल है। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था लॉगरिदम जैसी जटिल गणितीय तालिकाओं की गणना करना, जिनमें उस समय अक्सर मानवीय गलतियां हो जाती थीं। अच्छा, लेकिन क्या ये बन पाया? और उनका दूसरा शायद ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार?
डिफरेंस इंजन का एक हिस्सा बना था, पर पूरी मशीन उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी, मुख्यतः लागत और उस समय की तकनीक की वजह से। लेकिन उनका दूसरा आइडिया, एनालिटिकल इंजन, जो लगभग 1830 में आया, वो सच में क्रांतिकारी था। एनालिटिकल इंजन। हाँ, ये डिफरेंस इंजन से कहीं आगे था। ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था। जनरल पर्पस यानी ये किसी भी तरह की गणना कर सकता था? हाँ, सिद्धांतिक रूप से। बैबेज ने इसे ऐसा डिजाइन किया था कि ये किसी भी गणितीय समस्या को हल कर सके। कैसे? इसकी सबसे बड़ी खासियत थी पंच कार्ड का इस्तेमाल। इसकी प्रेरणा उन्हें जैक्वार्ड लूम से मिली थी, जो पंच कार्ड से पैटर्न बुनता था। अच्छा, वो कपड़े बुनने वाला करघा। हाँ, बैबेज ने सोचा कि इन कार्डों का इस्तेमाल मशीन को निर्देश देने, यानी प्रोग्राम करने और डेटा डालने के लिए किया जा सकता है। कमाल है। इसमें मेमोरी, जिसे वो स्टोर कहते थे, और एक प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे वो मिल कहते थे, का भी विचार था। प्रोग्रामिंग, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सब आधुनिक कंप्यूटर की बुनियादें हैं, जो बैबेज ने 19वीं सदी में ही सोच ली थीं। अविश्वसनीय। 19वीं सदी में आज के कंप्यूटर की रूपरेखा। लेकिन क्या ये इंजन भी बन पाया? नहीं, एनालिटिकल इंजन भी उनके जीवन काल में पूरी तरह से नहीं बन पाया। ये अपने समय से बहुत आगे था। अफसोस। लेकिन ये पंच कार्ड का आइडिया, क्या इसका कहीं और इस्तेमाल हुआ? हाँ, बिल्कुल, ये आइडिया बेकार नहीं गया। यहीं पर हरमन होलरेथ आते हैं। हरमन होलरेथ? उन्होंने बैबेज के पंच कार्ड के विचार को अपनाया और अपनी टैबुलेटिंग मशीन बनाई। टैबुलेटिंग मशीन? हाँ, दस्तावेज बताता है कि इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल 1890 की अमेरिकी जनगणना के विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए हुआ था। ओह, जनगणना के लिए? हाँ, पहले हाथ से नतीजे निकालने में सालों लगते थे। होलरेथ की मशीन ने ये काम कुछ ही महीनों में कर दिया। ये तो बहुत प्रभावशाली है। एक व्यवहारिक समस्या का कितना सटीक समाधान। बिल्कुल, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? इस मशीन की सफलता के आधार पर होलरेथ ने जो कंपनी शुरू की, वही कंपनी आगे चलकर कई विलय और नाम बदलने के बाद 1924 में IBM बन गई। क्या बात कर रही हैं? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन? हाँ, वही IBM। कमाल है। मतलब आज की इतनी बड़ी टेक कंपनी की जड़ें जनगणना के डेटा को संभालने वाली मशीन में हैं। ये दिखाता है कि कैसे जरूरतें आविष्कारों को जन्म देती हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने मैकेनिकल मशीनों की बात की, गियर, पहिए, लीवर, यहाँ तक कि भाप। लेकिन आज के कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये बदलाव कब और कैसे आया? ये बदलाव आया 20वीं सदी में। दस्तावेज 1930s में अमेरिका में वनेवर बुश द्वारा पेश किए गए डिफरेंशियल एनालाइजर का जिक्र करता है। डिफरेंशियल एनालाइजर? हाँ, हालांकि ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, खासकर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था। वैक्यूम ट्यूब्स? हाँ, इसे दस्तावेज पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहता है। हालांकि ये परिभाषा थोड़ी बहस का विषय हो सकती है, क्योंकि ये एनालॉग था, डिजिटल नहीं। अच्छा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ, जो मैकेनिकल पुर्जों की तुलना में गणना को बहुत तेज कर सकते थे। दस्तावेज के अनुसार ये 1 मिनट में 25 से ज्यादा गणनाएं कर सकता था। 25 गणना प्रति मिनट उस समय के हिसाब से काफी तेज रहा होगा। हाँ, जटिल डिफरेंशियल समीकरणों को हल करने के लिए ये काफी था। वैक्यूम ट्यूब्स, ये यकीनन एक बड़ा तकनीकी कदम लगता है। तो क्या इसने पूरी तरह से मैकेनिकल युग का अंत कर दिया? इसने शुरुआत की। वैक्यूम ट्यूब्स ने दिखाया कि सूचना को मैकेनिकल स्विच या गियर की तुलना में हजारों गुना तेजी से प्रोसेस किया जा सकता है। ये एक निर्णायक मोड़ था। इसी कड़ी में दस्तावेज मार्क 1 कंप्यूटर का उल्लेख करता है। मार्क 1? इसकी योजना हार्वर्ड एकिन ने IBM के सहयोग से 1937 के आसपास बनाई थी और ये 1944 में बनकर तैयार हुआ। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इसमें मैकेनिकल हिस्से जैसे रिले स्विच और इलेक्ट्रॉनिक विचार दोनों शामिल थे। ये बहुत बड़ी मशीन थी, करीब 50 फीट लंबी। 50 फीट? हाँ, और जटिल गणनाएं कर सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें इनपुट के लिए पंच्ड पेपर टेप और आउटपुट के लिए इलेक्ट्रिक टाइपराइटर का इस्तेमाल होता था। अच्छा, तो आधुनिक इनपुट आउटपुट डिवाइस के कुछ पूर्वज दिख रहे हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल से पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तक का सफर अभी बाकी था, लेकिन दिशा तो साफ हो गई थी।
हमारे दस्तावेज में कुछ और महत्वपूर्ण पड़ावों का भी जिक्र है शायद। हाँ, दस्तावेज एक टाइमलाइन देता है जिसमें कुछ और बातें संक्षेप में बताई गई हैं, जैसे 1800 ईसा पूर्व में एल्गोरिथम की अवधारणा का विकास। जो प्रोग्रामिंग का आधार है। बिल्कुल। फिर 200 ईसा पूर्व जापान में कंप्यूटिंग ट्रे का उपयोग, शायद एबकस जैसा कुछ। फिर 1876 में टेलीफोन का आविष्कार। संचार क्रांति। हाँ, 1948 में IBM द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, फिर 1953 में पहला हाई स्पीड प्रिंटर, और फिर असली क्रांति 1971-72 में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। माइक्रो प्रोसेसर यानी एक छोटी सी चिप पर पूरा कंप्यूटर का दिमाग। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, माइक्रो प्रोसेसर ने ही पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को संभव बनाया। सही। इसी के दम पर 1977 में एप्पल जैसी कंपनियों ने घर घर तक कंप्यूटर पहुंचाने का सपना देखा और पर्सनल कंप्यूटर बनाए। और फिर सॉफ्टवेयर। हाँ, फिर 1980 और 90 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन मशीनों को चलाना आम लोगों के लिए आसान बना दिया। दस्तावेज अमेरिका में कंप्यूटरों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि का भी जिक्र करता है। 1980 में 10 लाख से बढ़कर 1983 में 1 करोड़ और 1985 तक 3 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटर। बाप रे, कितनी तेजी से। हाँ, ये दिखाता है कि माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर ने तकनीक को कितनी तेजी से फैलाया। ये टाइमलाइन वाकई दिखाती है कि शुरुआती धीमी गति के बाद, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद, विकास की रफ्तार कितनी तेज हो गई। हाँ, एक बार जब गणना इलेक्ट्रॉनिक हो गई और फिर जब प्रोसेसर को एक छोटी चिप पर समेटना संभव हो गया, तो सुधार की गति एक्सपोनेंशियल हो गई। हर कुछ सालों में कंप्यूटर दोगुने शक्तिशाली और सस्ते होते गए, जिसे मूर का नियम भी कहते हैं। बिल्कुल, मूर का नियम। तो इस पूरी यात्रा को समेटते हुए हमने क्या सीखा? प्राचीन मोतियों से लेकर शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक दिमागों तक इस कहानी का सार क्या है? मेरे विचार में ये कहानी गणना करने, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और सूचना को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रोसेस करने की गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाती है।